प्यारे बच्चों, मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर के आखिरी लेक्चर में हम कवर करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, जॉइंट्स और डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन है जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लेटरल रीजन में प्रेजेंट होता है। इसमें दो तरह के बोन्स आते हैं, एक तो लिम्ब के बोन्स और एक गर्डल बोन्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो ये जो गर्डल बोन्स है लिम्स के बोन को आर्टिकुलेट करता है, अटैच करता है। तो लिम्स की जब हम बात करें तो दो तरह के लिम्स हमारे पास, फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब। दोनों ही लिम्स में एक फोर लिम्ब में 30 बोन्स होता है। तो आर्म्स में 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60। और लेग में भी 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60। तो टोटल लिम्ब के बोन्स जो है हमारे बॉडी में 120 बोन्स होते हैं, है ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर लिम्ब में कौन कौन से बोन होते हैं। एक है ह्यूमरस, है ना, ये ह्यूमरस है, बोन ऑफ अपर आर्म। फिर लोअर रीजन में, लोअर आर्म में रेडियस ऑल अर्ना होता है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है। कार्पस कहते हैं रिस्ट के बोन, कार्पस कहते हैं रिस्ट के बोन को। और इनके नंबर, ये जो रिस्ट के बोन है ये कार्पल के बोन है, इनके नंबर कितने हैं, 8 होते। मेटाकार्पस ये पाम के बोन को कहते हैं, ये पाम का ये बोन है ना, इनके नंबर कितने हैं, 5, है ना, तो ये 5 बोन हो गया। और फेलेंजिस, फेलेंजिस का नंबर कितना हुआ, 14। इसमें फेलेंजिस के नंबर का फॉर्मूला होता है कि थंब में 2 होता है, बाकी के फिंगर्स में 4 4 4 4 4। ये टोटल नंबर कितना हो गया, 14। तो एक आर्म में आप टोटल करेंगे तो देख लो ये सब में 3 3 बोन्स हैं और यहाँ पर थंब में 2 बोन है। तो टोटल नंबर ऑफ लिम्ब बोन्स एक लिम्ब में 30 बोन्स हो गए। तो आर्म में 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 बोन, 60 बोन्स। उसी तरह से जब हम लेग की बात करें तो लेग का जो अपर बोन होता है, फीमर, जो कि हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी, लॉन्गेस्ट भी और स्ट्रॉन्गेस्ट भी। टीबिया फिबुला जो लोअर लेग का बोन होता है। टार्सल्स एंकल बोन को कहते हैं, ये 7 बोन है, 7 इन नंबर है, कार्पल से कम होता है। मेटाटार्सल ये सोल बोन को कहते हैं, जैसे पाम बोन को कहते हैं ना मेटाकार्पल, तो सोल के बोन को हम क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल। ये 5 होते हैं। फेलेंजिस का नंबर यहाँ भी 14 होता है। और एक बोन जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको पटेला कहते हैं या फिर नी कैप कहते हैं, है ना। ये टोटल नंबर आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखो आप, ये फीमर हो गया, ये पटेला हो गया, ये 1 है, ये भी 1 है। टीबिया और फिबुला मिला के 2 हो गए। टार्सल में 7 होता है, मेटाटार्सल में 5 होता है और फेलेंजिस यहाँ भी 14 होता है। तो यहाँ भी एक लेग में 30 बोन्स है तो 30 30 कितने हो गए, 60 हो गए। तो 60 प्लस 60 मिला करके कितना हो जाता है, 60 प्लस 60 मिला करके हो जाता है 120 बोन्स ह्यूमन एडल्ट के लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब लिम्स के बोन को आर्टिकुलेट कौन करता है, जैसे हमारा आर्म है, आर्म को अटैच कौन करता है, आर्म को अटैच करता है पेक्टोरल गर्डल। और लेग को अटैच कौन करता है, पेल्विक गर्डल। ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम आते हैं गर्डल बोन्स। गर्डल दो तरह का है, एक पेक्टोरल गर्डल है और एक पेल्विक गर्डल है ना। पहले पेक्टोरल गर्डल पर आइए कि एक पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन होता है, क्लेविकल होता है और स्कैपुला होता है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्लेविकल है और ये स्कैपुला है ना, स्कैपुला। ये दो तरह के बोन मिल करके एक पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। और पेक्टोरल गर्डल है कितने हमारे पास, 4 है। तो 4 पेक्टोरल गर्डल का नंबर हो गया, टोटल नंबर ऑफ पेक्टोरल गर्डल बोन, क्योंकि एक में 2 है, क्लेविकल और स्कैपुला, तो 2 मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके दोनों पर आते हैं। स्कैपुला,
ये लगभग ट्रायंगुलर बोन है, आप शेप भी देख सकते हो, इसका बोन कैसा, शेप कैसा ये है ना, ट्रायंगुलर बोन है, इसका शेप लगभग ट्रायंगुलर होता है। तो लार्ज बोन, ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स, ये हमारा थोरेक्स है, इसके पीछे होता है ये वाला जो शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं, तो इस वाले बोन को हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। तो स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स। ये नंबर याद रखना है कि बिटवीन सेकेंड एंड सेवंथ रिब, एक साइड में टोटल कितने रिब्स होते हैं, 12। तो इसका जो लोकेशन है सेकेंड एंड सेवंथ रिब के बीच में होता है। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन। इसको ऐसे बना के देख सकते हैं, जैसे देखो ये स्कैपुला है, ट्रायंगुलर बोन, ठीक है, और इसके बीचों बीच ना एक रिज लाइक स्ट्रक्चर पास होता है इस तरह से, इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। ये स्पाइन है जो यहाँ पर लिखा है ना कि स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन which project a flat extended process called acromion. This is acromion. ये acromion, acromion। आप यहाँ पर टच करके देखोगे तो एक नुकीली सी जो प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर आप फील करोगे, यही acromion है। और इसी acromion के साथ क्लेविकल जुड़ा होता है, ये क्लेविकल जुड़ा होता है। तो एक क्लेविकल और एक स्कैपुला, ये दोनों मिलकर के एक पेक्टोरल गर्डल बनाता है। एक और चीज कि इसमें स्कैपुला में देख लो ये कॉन्कैविटी है, इस कॉन्कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी क्या काम है इसका, इसी ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमर सॉरी जो ह्यूमरस होता है, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ये देख लो ये हेड है, ये हेड यहाँ पर एक कॉन्कैविटी बनी होती है जिसको ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। इसी ग्लिनॉइड कैविटी में ये क्या होता है, फिट होता है। तो यहाँ पर ये आगे हम करेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो पेक्टोरल गर्डल के कितने बोन्स हो गए, पेक्टोरल गर्डल के टोटल बोन हो गए 4, ठीक है। एक और चीज़ है कि क्लेविकल में जो है 2 कर्वेचर होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कर्व लाइक, ये लगभग लगभग एस से बोन होता है, तो एस में 2 कर्व नहीं होता, तो इसलिए इसको डबल कर्वेचर कहते हैं। ये हो गया पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल लोअर गर्डल है, ये जो लोअर लिम्ब को अटैच करता है। ये एक साइड के पेक्टोरल गर्डल को कोक्सा बोलते हैं, ये कोक्सल बोन लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा, ये जो कोक्सा है इनिशियली ये 3 बोन के बनने फ्यूजन से बनते हैं, इलियम, ईसियम एंड प्यूबिस। इलियम, ईसियम और प्यूबिस ये दोनों बोन, तीनों बोन फ्यूज होकर के एक कोक्सा बनाते हैं। तो एक कोक्सा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स, 3 बोन्स। तो एडल्ट में ये एक ही रह जाता है, तो एक और एक पेल्विक गर्डल का नंबर जो है 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि ये जो इलियम है, इलियम, इसके स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ILI है। एक इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, वहां पर ILE होता है, ILEUM। इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ILIUM इलियम ये कोक्सा का पार्ट है, ये हमारे पेल्विक गर्डल का पार्ट है। तो इलियम इसियम मिलकर के इलियम, इसियम और प्यूबिस मिलकर के क्या बनाते हैं, एक कोक्सा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कभी पेक्टोरल गर्डल में कैविटी किया, जिस कैविटी का नाम है ग्लिनॉइड कैविटी, एक कैविटी यहाँ भी होता है, एसिटाबुल, एंड एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द दीज बोन्स, ये जो बोन जहाँ पर फ्यूज करते हैं, इलियम इसियम फ्यूजन, तो वहाँ पर एक कॉन्कैविटी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। ये ग्लिनॉइड कैविटी के कोरेस्पॉन्डिंग, इसी कैविटी में फीमर का हेड फिट होता है ना, ये फीमर का हेड है, तो फीमर का हेड कहाँ पर फिट होगा, एसिटाबुलम। ह्यूमरस का हेड कहाँ पर फिट होगा, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, ठीक है। और ये जो 2 पेल्विक गर्डल है, 2 पेल्विक गर्डल जहाँ पर आपस में मिलता है, कहाँ पर मिलता है, वेंट्रल रीजन, आगे वाले रीजन को हम वेंट्रल कहते हैं, है ना। ये जो एक्चुअली
जो कोक्सा है, ये हिप बोन है, इसको हिप बोन कहते हैं। और हिप बोन आगे जिस जगह जहाँ पर आके दोनों मिलता है, ये मान लो कि ये हिप बोन है, यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर ये मिलता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। यहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा आप जान सकते हैं कि जो हिप बोन होता है, पेल्विस बोन होता है, ये मेल और फीमेल में थोड़े अलग होते हैं। फीमेल के जो पेल्विस बोन होते हैं थोड़े वाइडर होते हैं। और वाइडर क्यों होता है? ताकि वहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन फैट्स का हो सके। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि फीमेल्स के जो बटक होते हैं वो ज़्यादा बल्की होते हैं। वो क्यों होते हैं? फैट्स की डिपोजिशन के लिए। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान वेट को सपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमने टोटल कर लिया 126 बोन। कैसे? लिम्ब के बोन 60 प्लस 60 कितने हो गए बेटा? 60 प्लस 60 हो गए 120। 60 प्लस 60 120 है। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन, 2 और इसमें 2 बोन, तो कितने हो गए 126। और 80 हमने किया था एक्सियल स्केलेटन, तो क्या होगा 206 बोन्स। 206 बोन्स आर फाउंड इन एडल्ट्स। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा जॉइंट्स। तो जॉइंट्स जितने भी तरह के मूवमेंट्स होती हैं, यदि जॉइंट्स नहीं होता तो मूवमेंट पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था। जितने भी तरह के मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई जॉइंट्स होता है। तो यहाँ पर जॉइंट्स को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 3 जो अंडरलाइन हमने किया, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट। क्या फ़र्क है? जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये इमूवेबल जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। इसमें ये जॉइंट जहाँ भी होगा वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी। जैसे हमारे जो ये स्कल के 22 बोन्स हैं, इनमें ज़्यादातर जगह एक को छोड़ के लोअर जॉ, आपने नोटिस किया कि हमारे हमारे जो लोअर जॉ है ये सिर्फ मूव करता है, ऊपर नीचे या आगे पीछे ये मूव करता है। बाकी इसमें जो 21 बोन्स बचे स्कल प्रॉपर के, उसमें किसी बोन में कोई मूवमेंट नहीं होता। ये इमूवेबल जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसको फाइब्रस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 बोन के बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मेनली कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर कहते हैं, कोलेजन फाइबर से वो अटैच होते हैं, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती। और इस फाइब्रस ज्वाइंट को इन केस ऑफ क्रैनियम, जैसे क्रैनियम के जो 8 बोन्स हमारे, फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, ये जो आपस में जुड़े होते हैं, ये फाइब्रस ज्वाइंट ही है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, स्यूचर। तो स्यूचर टर्म इज रिलेटेड टू क्रेनियल जॉइंट्स। क्रेनियम के बोन के बीच के जॉइंट्स को हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। दूसरा है कार्टिलेजनस जॉइंट, जो स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है यहाँ, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। मतलब नाम से ही लग रहा है ना कि वो यहाँ पर 2 बोन आपस में कार्टिलेज से जुड़े हैं, तो कार्टिलेज से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली स्लाइटली मूवेबल होगा। ये 2 फेमस एग्जांपल है। एक तो एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच, हमारे बैकबोन किस चीज़ के बने? वर्टिब्रे के बने। तो वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है वो जॉइंट कार्टिलेजनस जॉइंट है। इसी के कारण थोड़ा बहुत हम आगे की ओर अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं। और दूसरा जो जॉइंट है अभी हमने किया था कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पर 2 पेल्विक गर्डल आपस में जुड़ते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं? वो भी वहाँ पर भी जहाँ पर वो जुड़ते हैं वो भी कार्टिलेजनस जॉइंट। तो ये 2 कार्टिलेजनस जॉइंट के एग्जाम्पल हमारी बॉडी में हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, सबसे फ्लेक्सिबल, या कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा मूवेबल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट, क्योंकि सिनोवियल फ्लूइड से, जैसे 2 बोन है, मान लो एक ये बोन है, एक ये बोन है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। और सिनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, है ना। यह ना सिनोवियल कैविटी है, ये कैविटी है, सिनोवियल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं।
तो सिनोवियल फ्लूइड जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा उस ज्वाइंट को हम क्या कहेंगे, सिनोवियल ज्वाइंट कहेंगे। ये ज्वाइंट कई तरह के होते हैं, तो देखो एनसीईआरटी में कौन कौन सा है, इसके एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये सिनोवियल ज्वाइंट का सबसे मूवेबल ज्वाइंट होता है कि एक बॉल लाइक प्रोसेस है और एक सॉकेट लाइक प्रोसेस है। जैसे इसके दो फेमस एग्जाम्पल अभी हमने किया था कि ह्यूमरस में हेड लाइक प्रोसेस, और जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है उसमें कैविटी बनी हुई है, सॉकेट लाइक प्रोसेस जिसको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। उसी तरह से फीमर और एसिटाबुलम के बीच यहाँ पर बहुत तरह का मूवमेंट, मल्टी एक्सियल मूवमेंट होता है। आप ऐसे कर लो, आपको ऐसे कर लो, किसी देख तो किसी तरह की बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जहाँ भी होगा यहाँ पर मल्टी एक्सियल मूवमेंट होते हैं, हर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल है। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट के दो फेमस एग्जाम्पल है, एक तो नी ज्वाइंट और एक जो हमारा एल्बो ज्वाइंट। वो भी तो एल्बो ज्वाइंट भी तो है, आप एल्बो को इस तरह से मूव कराते, जो जिस तरह का मूवमेंट ये यूनी एक्सियल मोनो एक्सियल होता है, एक एक्सिस पर इसका मूवमेंट होता है। जो मूवमेंट हमारे नी पर होता है, नी को पर भी तो एक ही तरह से बेंड कर सकते हो ना, एल्बो को भी एक ही तरफ से बेंड कर सकते हो। तो जहां पर एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसको मोनो एक्सियल कहते हैं। तो नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल। पाइवोट ज्वाइंट रोटेशनल मूवमेंट होता है। ये जो ज्वाइंट है एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस हमारे वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन है, एक्सिस हमारे वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा बोन है। तो ये जो दो तरह के बोन के बीच में आपस में एक्चुअली क्या होता है, सपोज ये एक्सिस है और एक्सिस पर एक प्रोसेस होता है, ओडोनटॉइड प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं ओडोनटॉइड प्रोसेस। आपको इसके लिए एक चीज और बता दूं, यही ओडोनटॉइड प्रोसेस जब किसी को हैंग करते हैं ना, तो ओडोनटॉइड प्रोसेस ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर के वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड पास होती है उसमें पियर्स कर जाता है, और रेस्पिरेटरी इम्पल्स जो उधर से आ रही थी ना, मेडुला ऑब्लंगाटा से, वहां बंद हो जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है। ये ओडोनटॉइड प्रोसेस एक्सिस के अंदर होता है, और इसी ये एटलस है ना, एटलस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जैसे हम रोटेशन होता है, यहाँ पर रोटेशन होता है, तो यहाँ पर रोटेशन जो है ना एक्सिस का हो रहा है, एटलस फिक्स होता है, एटलस में कोई मूवमेंट नहीं होती। जब हम रोटेट करते हैं ऐसे, जैसे इसको ना एक्सिस को एक नो बोन भी बोला जाता है। क्यों नो बोन बोलते हैं? क्योंकि जब हम नो कहने के लिए सिर को ऐसे से हिलाते हैं तो इसी बोन में मूवमेंट होती है, एटलस में कोई मूवमेंट नहीं होती है, एटलस रिमेन्स फिक्स। तो एटलस में मूवमेंट कब होती है? जब हम यस कहते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब हम यस कहते हैं तो एटलस और उसके ऊपर जो बोन होता है, ऑक्सीपिटल बोन, उसमें मूवमेंट होती है। तो ये रोटेशनल मूवमेंट पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पर भी एक तरह की मूवमेंट हो रही है, और कैसा मूवमेंट है? वो रोटेशन है। ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पस। जैसे अभी हमने किया कि कार्पस के हमारे कितने बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं। जब आप हैंड को ऐसे करते हो ना, रिस्ट को जब ऐसे करते हो, बेंड करते हो, ये जो कार्पल के बोन है इनकी दो रो होती है, चार चार की। एक रो दूसरे रो के ऊपर स्लाइड कर जाता है, स्लाइडिंग होती है। यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है तो मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक्सिस पर मूवमेंट नहीं होता। इसलिए जो स्लाइडिंग ज्वाइंट है वो एक कह लो कि नॉन एक्सियल ज्वाइंट, किसी एक्सिस पर इसका मूवमेंट नहीं होता। और सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये यहाँ पर आप थंब को ऐसे रोटेट कराओ इस तरह से, यू विल फील मूवमेंट एट दिस प्लेस। देखो ये हमारा थंब है, तो क्या था? कार्पल, ये हमारा थंब है। हर थंब का एक मेटाकार्पल होता है, और ये मेटाकार्पल कार्पल से जुड़ा होता है। जब हैंड को आप ऐसे अंगूठे के करते हो तो यू विल फील मूवमेंट एट दिस प्लेस। तो थंब का मेटाकार्पल और कार्पल के बीच जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्प, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। ये भी एक मूव हो गया, सैडल ज्वाइंट। ठीक है, तो ज्वाइंट्स के बारे में हमने कर लिया, जितने तरह के ज्वाइंट्स थे एनसीईआरटी बुक में उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आखिर में थोड़े डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स हर चैप्टर का, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डिसऑर्डर्स हम करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसऑर्डर्स को थोड़ा ध्यान से समझिए।
एक है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें हमारे बॉडी की एंटीबॉडी वो हमारे ही किसी बॉडी पार्ट के अगेंस्ट एक्टिव हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में ऑटो एंटीबॉडी अटैक करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नर्व और मसल के बीच का जंक्शन पर होता है ना, जैसे ये नर्व है, ये मसल है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर लगे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर लगे होते हैं। इस रिसेप्टर को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इस रिसेप्टर पर अटैक करता है माइस्थीनिया ग्रेविस में, जिसके कारण फटीग का स्टेट आ जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है। तो आपको सिम्टम्स याद रखने हैं और माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सा पार्ट अफेक्टेड है ये याद रखना है। ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को कहते हैं जो धीरे धीरे करके हो, एक बार में नहीं होकर के धीरे धीरे करके हो, उसको प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। एंड डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। एक तो ये याद रखना है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज इनहेरिटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, डिस्ट्रॉफी में एक जीन होता है, उस जीन को डिस्ट्रॉफिन जीन बोलते हैं। वो जीन म्यूटेट हो जाता है। तो जीन जब म्यूटेट हो जाता है तो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। हमारे मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के इसमें स्टिफ हो जाता है, तो उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए, वो टियर हो सकता है ना। तो वो जो जीन है ना, उसका प्रोडक्ट एक प्रोटीन होता है जो मसल को टियर होने से बचाता है। अब जीन ही यदि म्यूटेट हो गया तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो लार्ज स्केल पर मसल का डीजेनरेशन शुरू हो जाएगा, मसल टियर होना शुरू हो जाएगा। इसी डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का लिटरल मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट पर इन्फ्लेमेशन होना, और वो पेनफुल कंडीशन। कई तरह की आर्थराइटिस होती है, तो यहाँ पर उनके डिस्क्रिप्शन नहीं दिए हैं। एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, गॉट जो है, ये भी एक तरह का आर्थराइटिस है, इसको गॉटी आर्थराइटिस कहते हैं। यहाँ पर इसका रीजन क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यदि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है ना, तो वो कैल्शियम के साथ कैल्शियम यूरेट बना लेता है, और वो जाके ज्वाइंट पर इकट्ठा होने लगता है। आप इसका गूगल करके मैप देखना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा ग्रेट टो है, टो की पहली पहली वाली जो टो है, वो सबसे पहले ज़्यादा अफेक्टेड होता है ना। टो के डिजिट्स के बीच में ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल से इकट्ठे हो जाते हैं, एंड रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो दिस इज गाउट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस विच अकर्स ड्यू टू यूरिक एसिड। लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ एक ही रीजन है आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस बहुत तरह के होते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर ये समझना है। आखिर में एक डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब जानती हो कि बोन है, और पोरोसिस का मतलब है कि मान लो कि कोई बोन है और इसके बीच में कैविटी बन गई, पोर्स हो गए। अब कैविटी बन गई, बोन तो एक डेंस स्ट्रक्चर है ना, तो कैविटी बन गई तो फ्रैक्चर के लिए इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। फ्रैक्चर इसकी ससेप्टिबिलिटी फ्रैक्चर्स के लिए क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीजन लिखा हुआ है कि डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। एस्ट्रोजन एक का एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को दो तरह से आप सोचिए कि एक तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, एंड इट प्रिवेंट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के कारण जो है बोन का मास कम होता है, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के कारण बोन का मास बढ़ता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल, जैसे फीमेल में देखें कि फीमेल में मेनोपॉज के कारण एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है, एस्ट्रोजन का सोर्स ओवरी है, और ओवरी मेनोपॉज पर फंक्शनल नहीं रहती, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन भी नहीं होगा, और बोन्स वगैरह में पेन होने शुरू हो जाते हैं फीमेल में। मेल में भी यही होता है। मेल में आप मत समझिए कि एस्ट्रोजन नहीं बनता। एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टोस्टेरोन से होता है,
और टेस्टोस्टेरोन में एक एंजाइम एक्ट करता है एरोमेटेज। उस एरोमेटेज एंजाइम के एक्शन के कारण जो है वो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। एस्ट्रोजन लेकिन ये जो इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस का वो फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। उसकी वजह ये है कि मेल में कोई मेनोपॉज वाली जैसी बात तो नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्मोन का लेवल कम होगा, लेकिन हार्मोन बना रहेगा, फिर थोड़ा बहुत हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा। फीमेल में तो बंद हो जाता है। तो एस्ट्रोजन लो होने का ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ता है, फीमेल में होता है। और इसके कारण बोन वगैरह में पेन वगैरह होना शुरू हो जाता है और ससेप्टिबिलिटी फ्रैक्चर के लिए क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और हमने, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी को कवर करना हमारा पर्पस है। देखो, इसलिए सारे अ, इसमें हेडिंग लिखता भी हूँ कि एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से यदि आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 99.9% क्वेश्चन आप नीट एग्जाम के कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।